हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि यूरोपियन कंपनी किस प्रकार से आई थी, फिर जो जो शासक थे उन्होंने कैसे कैसे उनको परमिशन दी थी। लास्ट में हमने जो पढ़ा था कि फर्रुखसियार ने 1717 में फर्रुखसियार फरमान के नाम से एक फरमान जारी किया था, जो अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ, मतलब महान अधिकार पत्र साबित हुआ। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारी हर एक वीडियो एग्जाम के लिए एक रामबाण है। जो भी कोई इस वीडियो को पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसका हिस्ट्री से संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 100% क्वेश्चन उसके सही जाएंगे। तो हम लोग चालू करते हैं। देखिए, जब अंग्रेजों को महान अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा मिल गया, उसके आगे की स्टोरी क्या चलती है। तो सबसे पहले देखिए, 1717 में जब मैग्ना कार्टा मिल गया, उसके बाद 1740 से 1756 तक भारत में क्या क्या गतिविधियां हुई जो जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने पाया औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभाजन हो गया था, 3 प्रांतों में बट गया था, और भी छोटे छोटे थे लेकिन उनको उतना अहमियत हम लोग करते नहीं है। मेन थे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के नवाब। ठीक है, तो बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दी खान, उन्होंने पाया था कि फर्रुखसियार ने जो फरमान जारी किया है उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। अंग्रेज उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस फरमान में यह कहा गया था कि ना तो कोई टैक्स लगेगा आपके ऊपर और ना ही कोई टैक्स लगेगा। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का मतलब सीमा से जब कोई सामान आएगा तो उसकी कोई चेकिंग भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसका अंग्रेज गलत यूज कर रहे थे। ठीक है, गलत यूज करता हुआ पाया गया। तो इसके बाद नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनागौर में किलाबंदी करने के लिए रोका। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अंग्रेज लोग अपने यहां से जो हथियार वगैरह लेकर के आ रहे थे, बारूद वगैरह, विस्फोटक, मतलब उनका तो टारगेट ही था कि जो सारा का सारा कब्जा करना है। तो उसके लिए जहां पर ये सब सामान रखना था उसकी किलाबंदी करनी चालू कर दी थी उन्होंने। अंग्रेजों ने उसका गलत यूज किया। फर्रुखसियार ने तो केवल उनको रहने के लिए और अपना सामान वगैरह रखने के लिए जगह दी थी, लेकिन उसमें उन लोगों ने अपने गलत अवैध चीजें उसमें चालू कर दी और किसी को पता ना लगे, इसलिए उसकी घेराबंदी कर दी कि कोई भी आकर के कुछ भी पता ना कर पाए। किलाबंदी करने लगे, तो इसका भी गलत प्रयोग पाया गया। ठीक है, अलीवर्दी खान ने इसका गलत प्रयोग पाया। तो अंग्रेजों को कलकत्ता में, उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनागौर में किलाबंदी करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप कोई किलाबंदी नहीं करेंगे, गलत यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, इनके साथ में इनके देवते थे, मतलब जो रिलेशन में ही थे, सिराजुद्दौला, जो काफी योग्य थे। तो सिराजुद्दौला ने इनका साथ दिया। सिराजुद्दौला ने इस
प्रकरण को पूरा का पूरा रोकने के लिए बहुत मदद की, बहुत काम किया। अब सुनिए, ये चीजें संभाली। उसके बाद अब यहां से खेल चालू हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जब पाया कि ये हमको काम नहीं करने दे रहे, तो यहाँ पे टकराव की कंडीशन आने लगी। इस टकराव को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ाई का दौर चालू होने लगा, परिस्थितियां बनने लगी। अब देखिए आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 में, ठीक है, कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया, आक्रमण करके कब्जा कर लिया। सही है, कासिम बाजार पर 4 जून 1756 में कब्जा कर लिया आक्रमण करके। फिर इसके आगे क्या हुआ, 20 जून 1956 को, ठीक है, नवाब ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला को भेज के कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया गया 4 जून को, ठीक है। फिर 20 जून 1956 को, ये सॉरी 1756 को, 20 जून 1756 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम वह जगह है जहां पर किलाबंदी चालू कर दी थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है बहुत ज्यादा। फोर्ट विलियम जो है वो किलाबंदी के लिए बनाया गया था, तो इस पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों को हरा के। अब यहां से चालू हो गई आगे की स्टोरी। अब देखिए, जिसमें अब ये कब्जा किया, तो इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के गवर्नर थे टिरेक और सेनापति मिन्चिंग तथा अन्य जो अधिकारी थे, पूरी सेना थी जो उनकी अंग्रेजों की, वो भाग गई। वो भाग करके फुल्टा द्वीप पर जाकर के खड़ी हो गई, मतलब वहां पर जाकर के उन्होंने शरण ली। ऐसा था कि ये सब अंग्रेज भाग गए, भाग करके इन्होंने फुल्टा द्वीप पर शरण ली। इन्होंने संदेश भेजा कि जो मद्रास में इनकी और सेना है उसकी मदद ली जाए, ठीक है। तो ये कलकत्ता की स्टोरी चल रही है, ठीक है। देखिए, ये हमारा है कलकत्ता, ये है मद्रास। तो यहां से भाग गई है, यहां पर कहीं जो फुल्टा द्वीप के आसपास आकर के इन्होंने शरण ले ली। फिर यहां पर इन्होंने अपना संदेश भेजा कि भाई और सेना की जरूरत है, हम लोगों के साथ आक्रमण हुआ है। तो आगे की स्टोरी इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम बताते हैं। तब तक आप इसको सारी की सारी चीजें समझिए। हम एक एक लाइन बाय लाइन आपको करवाएंगे, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पेपर के लिए रामबाण है, आप लोग इसको नोट करिए। इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, 20 जून 1756 में जब कब्जा कर लिया गया, तो उसमें क्या हुआ कि नवाब ने अंग्रेजों को मार के भगा दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता के पास में और ये मद्रास के बीच में फुल्टा द्वीप पर जाकर के शरण ली, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, शरण लेने के बाद जो मद्रास में अंग्रेजों की सेना थी उसको संदेश भेजा, और मद्रास पर स्थित एडमिरल वाटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, इन लोगों को बुलवाकर, इन लोगों की सेना को बुलाकर इसकी मदद से 2 जनवरी 1757 को उन्होंने नवाब के खिलाफ फिर से कलकत्ता पर आकर के आक्रमण कर दिया। अब सुनिए, मतलब अंग्रेज चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने कोशिश करते रहे। हार गए तो फुल्टा द्वीप पर जाकर के शरण ले ली, फिर वहां से सेना बुलवा ली,
फिर दोबारा से लड़ाई हो गई। अब सुनिए, अब इसमें क्या हुआ कि 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सुनिए आगे चलते हैं। 13 मार्च 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, जब अंग्रेजों में और नवाब में संधि हो गई 9 फरवरी 1757 को, फिर भी अंग्रेज चुपचाप नहीं रहे। उन्होंने क्या काम किया? 1 महीने बाद लगभग 13 मार्च 1757 को जो फ्रांसीसियों का अपना जगह पे शासन चल रहा था, वहां पर अटैक करके उनसे अपना चंद्रनगर छीन लिया। अब यहीं से जो है शुरुआत हो गई नवाब के और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई की, क्योंकि संधि में ये चीज थी कि आप किसी पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती आक्रमण करके उस संधि का उल्लंघन कर दिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब का प्रधान सेनापति। अब सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, जब फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया तो नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की स्थिति हो गई पैदा, क्योंकि संधि का उल्लंघन माना गया। नवाब ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी संधि का उल्लंघन किया है। इस वजह से अब जब जो है युद्ध की स्थिति होने लगी तो अंग्रेज लोग नवाब को हराने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। अब देखिए षड्यंत्र रचने में क्या क्या किया उन्होंने, हम आपको बताते हैं पूरी की पूरी स्टोरी। देखिए, फिर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, जो हमारे बंगाल के नवाब थे, उनका जो प्रधान सेनापति था मीर जाफर, और वहां पर एक बड़ा धनी व्यापारी था मानिक चंद, ठीक है, और एक दीवान थे राय दुर्लभ, और ये सारे के सारे लोगों से इस बिजनेसमैन के माध्यम से ये सभी लोग एक जगह और इसके माध्यम से ये एक धनी व्यापारी दूसरा था। क्योंकि होता क्या है कि बिजनेसमैन आपस में अपना बातचीत करते रहते हैं, तो उन्होंने इस बिजनेसमैन के साथ में अमीन चंद के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब अंग्रेज जो है षड्यंत्र रचने लगे। अब पूरा का पूरा खेल यहां से चालू होने लगा। अब सुनिए, देखिए, जब षड्यंत्र रचा तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा? तो इसमें अंग्रेज जीते थे। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अब सुनिए, जिसमें मीर जाफर ने नवाब को धोखा दे दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस युद्ध के बारे में हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे करके युद्ध हारे थे नवाब साहब। अंग्रेजों के पास केवल 950 यूरोपियन पैदल सैनिक थे, 100 तोपची थे, तोप चलाने वाले, ठीक है, और 50 लगभग ये जो समुद्र में तैराकी थे, ठीक है, और करीबन 2100 के आसपास अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को जोड़ के उनकी सेना बना ली थी। केवल इतना था, ठीक है। मात्र इतना होने के बावजूद भी नवाब साहब के पास
50,000 की सेना थी। 50,000 की सेना होते हुए भी अंग्रेज जानते थे कि हम नवाब साहब से जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इन सबके साथ में मिलकर षड्यंत्र रचा। अब सुनिए, उसमें भी षड्यंत्र में क्या हुआ कि नवाब साहब तो युद्ध में चले गए अपने मीर जाफर को लेकर के सेनापति को, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि जो सेनापति उनके साथ धोखा करने वाला है। ठीक है, तो धोखा करने के चक्कर में सेनापति ने कहा कि जो नवाब साहब हम आपके साथ चल रहे हैं, युद्ध लड़ेंगे और सारा का सारा अंग्रेजों की छुट्टी कर देंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा, मीर जाफर ने नवाब साहब को धोखा दे दिया। 50,000 की सेना नवाब साहब की हार गई। क्यों? क्योंकि इस मीर जाफर ने सारा का सारा बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से नवाब साहब युद्ध हार गए। ये युद्ध में गया ही नहीं, ये युद्ध में गया ही नहीं। अब सुनिए, इसमें अंग्रेज युद्ध जीत गए, नवाब साहब युद्ध हार गए। अब सुनिए हुआ क्या। अब जो नवाब साहब थे वो मुर्शिदाबाद भागकर चले गए। मुर्शिदाबाद में ये माय डियर स्टूडेंट्स, मुर्शिदाबाद में ये मीर जाफर का पुत्र मीरन था। उसने मोहम्मद बेग के साथ मिलके नवाब साहब की हत्या कर दी। ठीक है, लोगों को लगा कि अंग्रेजों ने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाब साहब वहां से भाग के चले गए, सेना तो हार ही गई, वो भी हार गए। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के साथ मिलकर नवाब साहब की हत्या कर दी। अब ये सारा का सारा सिस्टम रचा गया। इसके बाद अंग्रेजों को पूरा का पूरा करीबन बहुत लंबा एरिया जो है राजस्व के लिए मिल गया। अब देखिए, इससे खुश होकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यहीं से अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने की पूरी सेटिंग चालू कर दी। इसी तरीके से युद्ध को जीता। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस पूरे के पूरे पॉइंट को लिखिए, नोट करिए। मैंने बाकायदा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया है। इसके आगे हम लोग चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो एक वीडियो दूसरी वीडियो से इंटर रिलेटेड है। आपको हर वीडियो समझनी है, देखनी है, टॉपिक आपके तैयार होते जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी आप इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जब युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, तो लोग बाग और दरबारी उसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा के नाम से कहने लगे और कहने लगे कि ये तो उसका गधा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बेकार है। ठीक है, उसको काफी ज्यादा फिर जो रियलाइज भी हुआ कि उसने गलत किया है। तो अब सुनिए आगे। इसके बाद 1759 और 60 में मीर जाफर को महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है और अंग्रेज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उसने ये रियलाइज किया। ठीक है,
जब उसने रियलाइज किया तो उसने डचों के साथ जाकर मुलाकात की। जो जो डच लोग थे उनके साथ जाकर मुलाकात की और उसने मिलके 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच जाकर के फिर एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बिदारा का युद्ध। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यह पूछा जाता है बिदारा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। ठीक है, और इसमें ये मीर जाफर की भी भूमिका थी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब युद्ध करवा दिया उसने तो अंग्रेजों ने उसको सत्ता से हटा दिया। इसमें डच बुरी तरह से हार गए और मीर जाफर को गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर उसको हटा दिया, उससे कोई मतलब रहा नहीं। ये मीर जाफर फिर 1777 में जाकर अपना खत्म हो गया। उसका कोई फिर जो है राजनीति में ज्यादा बड़ा वजूद रहा नहीं। ठीक है, अब इसके साथ में चलते हैं आगे। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया। मीर कासिम को नवाब बनाया गया, बंगाल का नवाब। एक चीज हम आपको बता दें, मीर कासिम काफी ज्यादा योग्य नवाब था और उसके अंदर शासन करने की काफी ज्यादा योग्यता थी। ठीक है, तो मीर कासिम ज्यादा समय तक शासन कर नहीं पाया, 1760 से 64 तक ही रहा। देखिए मीर कासिम अली वर्दी खान के पश्चात बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। ठीक है, पहली बात हो गई आपकी। आगे चलते हैं। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी, मतलब जो ट्रांसफर कर दी, स्थानांतरित कर दी। क्यों कर दी सुनिए। क्योंकि मीर कासिम जानता था कि मुर्शिदाबाद में जहां पर अंग्रेजों ने अपना जो कब्जा कर रखा है, राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र बहुत ज्यादा रचे जा रहे हैं और वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान था, बचना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कहीं जाकर के अपने शासन के बारे में सोचूं। तो इस वजह से उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी, ट्रांसफर कर दी। क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से काफी दूर था, दूर होने की वजह से वहां पर अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, अब देखिए उसने बहुत ही जल्दी अंग्रेजों के द्वारा दस्तक का गलत प्रयोग पाया। दस्तक का जो मुद्दा ये वही है कि सीमा शुल्क नहीं लगेगा, मतलब अंग्रेज जो सामान लेके आएंगे उस पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई भी सेना उसको रोकेगी नहीं। इस चीज का उसने भी गलत प्रयोग पाया। इस वजह से उसने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने विरोध करने पर उसको हटा दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब तू अपोज कर रहा है तो फिर हट जा, उसको हटा दिया, टेंशन नहीं है। अब देखिए अब यहां से समीकरण बनना चालू होते हैं। फिर वह मतलब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। ठीक है, और ये देखिए कलकत्ता से शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। ठीक है, जहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मौजूद थे। माय डियर स्टूडेंट्स, मीर कासिम इन सब चीजों के लिए परेशान होके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, जहां पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उपस्थित थे। तो उसने वहां पर जाकर के अपनी समस्या रखी। इस प्रकार
उसने अपनी सेना, शुजाउद्दौला की सेना और मुगल सम्राट द्वितीय, ये तीनों सेना लेके इनको जो है आपस में इकट्ठा करके बक्सर के पास अपना डेरा डाला। बक्सर के पास अपना डेरा डाला, जहां पर बक्सर का युद्ध हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, तो बक्सर का युद्ध अब आगे चलेगा। आप लोग पहले इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे का कराते हैं आपको। एक एक लाइन, एक एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई है, आप बहुत अच्छे से समझते चलिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। इसको आप नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया, जहां पर शाह आलम द्वितीय भी मौजूद थे। तो इन तीनों लोगों ने मिलके अपनी सेना तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए ये लोग बक्सर में जाकर के इन्होंने अपना डेरा डाल दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जब बक्सर में जाकर के डेरा डाला तो वहां पर 22 अक्टूबर 1764 में, ये डेट आपको याद रखनी है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड पेपर्स में पूछा गया है, कोई भी पेपर इसने छोड़ा नहीं है। तो आपको ये याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, अब इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों लोगों की सेना को बहुत बुरी तरह से हराया था, क्योंकि तब तक अंग्रेजों ने अपनी सेना तैयार कर ली, काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत ज्यादा मजबूत हो गए वो, और उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी ही। ये लोग जो है ऐसे ही थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी इनके पास। तो इस प्रकार से ये सब चीजें चलती थी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बक्सर के युद्ध की एक खासियत यह है कि जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो अंग्रेजों को पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब ब्रिटिश शासन यहाँ पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े शासन को हराया था, बहुत बड़ी सेना को हराया था। इसी वजह से इस युद्ध को भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए माना जाता है। इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्ता स्थापित हो गई। अगर यह युद्ध अंग्रेज हार जाते उस समय तो अंग्रेज भारत में नहीं रह पाते, लेकिन अंग्रेज जीत गए और उन्होंने पूरा का पूरा विश्वास कर लिया कि अब सारा का सारा वो कैप्चर कर लेंगे। यहीं से यह युद्ध काफी ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे करके पूछेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव के लिए कौन सा युद्ध जिम्मेवार था, तो आपको लगाना है बक्सर का युद्ध। बिल्कुल पेट क्वेश्चन है ये, अभी करंट के पेपरों में भी आया हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। निजामुद्दौला, ये तुम्हारे 1765 से 72 तक रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका पुत्र निजामुद्दौला गद्दी पर बैठा। ठीक है, निजामुद्दौला हमारा कौन था? मीर जाफर का पुत्र था। यह गद्दी पर बैठा जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब सुनिए, 20 फरवरी 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। अब ये संधि कब हुई है? मीर जाफर के बैठने के बाद, क्योंकि
उस समय वो यह संधि कब हुई है? जब मीर जाफर की मृत्यु हुई और अंग्रेजों ने निजामुद्दौला को गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेज ये चाहते थे कि तुम ही शासन करो, लेकिन चलेगी हमारी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो 20 फरवरी 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। नवाब हमारे कौन थे? निजामुद्दौला। कि बंगाल का डिप्टी सूबेदार, बंगाल का जो डिप्टी सूबेदार होगा वह अंग्रेजी कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ से उन्होंने शासन में धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करना चालू कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि सेना के बारे में चलते हैं, तो सेना के लिए डिप्टी सूबेदार, ठीक है, कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब सुनिए आगे, क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव था, क्लाइव ने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को, ये तो सबके सब हार ही गए थे यहाँ बक्सर के युद्ध में, ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार छीन लिए। उन्होंने कहा कि अब आपके दीवानी अधिकार कंपनी चलाएगी, कंपनी अनुसार चलेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा। ये लेने के लिए समझौता हुआ, क्योंकि ये लोग तो युद्ध हार ही चुके थे, इनको तो जो चीज मिल जाए वो इसी में खुश थे, मजबूरी थी इनके सामने। तो इस तरह से ये दीवानी अधिकार, देखिए दीवानी अधिकार भी ले लिया, डिप्टी सूबेदार का पद भी ले लिया। इसी प्रकार से ये धीरे धीरे भारत के शासन में अपनी जड़ें मजबूत करते चलेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया है, उसको कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, इसके आगे का क्लाइमेक्स भी जरूर देखें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नोट करिए आप लोग इसको। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता कर लिया, तो उसमें प्रशासनिक पद जो सूबेदार का, डिप्टी सूबेदार का अपने में ले लिया, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी अपने में ले ली। देखिए आगे चलते हैं। इस प्रकार बंगाल में द्वितीय प्रणाली की स्थापना हो गई। ये दोनों चीजें लेने के बाद बंगाल में दो तरह की शासन पद्धति चलने लगी। कैसी कैसी चलने लगी, हम आपको समझाते हैं कि अंग्रेजों ने इनको हरा के इनको भगाया नहीं, इनसे कहा कि सत्ता तुम ही चलाओगे, लेकिन चलेगी हमारी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं दो तरह की पॉलिसी। उन्होंने कहा कि आप पोस्ट पे आप ही रहेंगे, शासक आप ही हैं, लेकिन चलेगी हमारी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कंपनी ने दीवानी अधिकार हमारे राजस्व संबंधी थे, इनको अपना बना लिया। निजामत अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, जो जो प्रशासन चलेगा उसको चलाने के अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिए। राजस्व वाला इसलिए कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, राजस्व आएगा, वो कंपनी अपने पास लेगी, अपने हिसाब से यूज करेगी। और निजामत मतलब उन सबको प्रशासनिक के तौर पर। लेकिन आप जो समझिए, दोनों चीजें अंग्रेजों ने अपने पास ले ली, लेकिन शासक कौन थे? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ही थे, लेकिन चलाने लगे अंग्रेज।
इस प्रकार से इंडिया में अंग्रेजों का स्थापित चालू हो गया। अब सुनिए, इसका मतलब हुआ कि अपने पास ये दोनों अधिकार अपने पास ले लिए, अर्थात कंपनी बिना उत्तरदायी के, कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, बिना उत्तरदायी के नवाब की बिना अनुमति के सभी कार्य कराने लगी। मतलब नवाब साहब से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट पे नवाब साहब है, उन्हीं के नाम पे होगा सारा का सारा काम, लेकिन कंपनी चला रही है अपनी मर्जी। इसको द्वितीय प्रणाली कहा गया, इसकी शुरुआत हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए, लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, जो रिपीटेड सैकड़ों बार पेपर में पूछी गई है। तो आइए चलिए देखिए, सन 1772 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। यह पॉइंट आपका रिपीटेड पेपर में पूछा गया है, आंख बंद करके आपको रट लेना है। रट लो, चाहे जो समझ लो, चाहे याद कर लो। पूरी की पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, इन सब चीजों को नोट करिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर कॉपी पे नोट नहीं कर सकते तो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करिए। और वीडियो के लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे आधुनिक भारत के तीसरे पार्ट में, जिसको आप लोग देखिए और पूरी टॉपिक बाय टॉपिक अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। जय श्री राम।